गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं दृष्टि संस्थान में हिंदी विषय की कक्षाएं लेता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में राजस्थान आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने एक परिवर्तन कर दिया है पाठ्यक्रम में। तो आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि हिंदी विषय से संबंधित जो भी बदलाव किए गए हैं पाठ्यक्रम में उन पर हम लोग एक बार बात कर लें। ठीक है, तो सामने आपके देखिए कि 2024-25 तक जो सिलेबस चल रहा था वो है और दूसरी तरफ जो है वो रहेगा 2026 वाला। तो हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे क्योंकि बच्चों में इस बात को लेकर के क्या है, बड़ा जो है डर जैसा होने लग जाता है कि अरे हमने इतनी पढ़ाई कर ली और अचानक से सिलेबस बदल गया, अब हम क्या करेंगे, हमारी पढ़ाई बेकार हो गई। तो आयोग को भी पता है, आयोग इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव नहीं करता है। तो जो भी बदलाव होते हैं वो बहुत थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं और उन बदलाव से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। खास तौर पर अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय में तो नहीं पड़ रहा है, कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। आप देखिए पहले टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर संधि का एक टॉपिक था। संधि, अगर हम टॉपिक की बात करें तो संधि का टॉपिक एक ठीक ठाक बड़ा टॉपिक है क्योंकि संधि में लगभग जो है वो 30-32 नियम हैं जो पढ़ने पड़ते हैं। तो इसलिए जो क्लासेस भी अगर मैं लेता हूं तो वो भी लगभग एक हफ्ते की क्लासेस होती हैं, 6 दिन की क्लासेस लगभग होती हैं जो संधि की होती हैं। तो संधि का टॉपिक एक बड़ा टॉपिक था, जो टॉपिक जो है वो अब पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको संधि पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी ये बता रहे हैं। दरअसल संधि का अगर टॉपिक हटा दिया गया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि संधि के प्रश्न सीधे तौर पर नहीं आएंगे, लेकिन संधियां उत्तरदायी होती हैं किसी शब्द के निर्माण के लिए, या कह लीजिए कि कारण होती हैं। किसी शब्द का निर्माण संधि से होता है। एक ही तरीका नहीं है, तरीके और भी हैं। समास से भी हो सकता है नए शब्द का निर्माण, उपसर्ग से भी नए शब्द का निर्माण हो सकता है, प्रत्यय से भी नए शब्द का निर्माण हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शब्दों का निर्माण जो हो रहा होता है, जो प्रश्न आते हैं वो क्या है, संधि। खास तौर पर वर्तनी शुद्धि के मामले में, शब्द शुद्धि के मामले में संधियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉपिक में शब्द शुद्धि तो पहले था और वो शब्द शुद्धि अभी भी है। तो जब शब्द शुद्धि का टॉपिक आपको पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, तो शब्द शुद्धि के लिए संधियां आप पहले भी पढ़ते थे, संधियां आपको अभी भी पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, ये जरूर है कि संधि का प्रश्न सीधे तौर पर नहीं आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संधि है, ठीक है, या आपसे कहा जाए कि संधि की परिभाषा देते हुए जो है इसके भेदों का परिचय दीजिए, ऐसा कोई प्रश्न जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो संधि का टॉपिक यहां से क्या हुआ, हट गया है आपका। एक टॉपिक ये है जो हटा है। दूसरा टॉपिक जो है, अगर हम ऐसे सर्कल कर दें तो एक ये है। दूसरा अगर हम देखें तो पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनको याद करने में ठीक ठाक समय आपका जाता था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी याद करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, रट लेते हैं कि हाँ भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये। कुछ लोग होते हैं जो याद करना थोड़ा सा बचते हैं याद करने से। वो ये सोचते हैं कि हमको अगर समझने वाली चीज़ हो तो हम समझ लें, हम क्या रटें बैठ करके। तो हो सकता है कि शायद ये जो रटने वाली जो प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए आयोग ने ये कर लिया कि भाई हम जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इसमें से हटा दे रहे हैं। तो अब पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। देखिए इसमें कहीं नहीं है। भाग अ की बात कर रहे हैं तो इसमें नहीं। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो भाग अ में ही वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अब जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, भाग अ में अब नहीं है। तो एक ये टॉपिक अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना था। मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है, युधिष्ठिर।
कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्यपश्या। यात्रा के समय साथ लेकर जाए जाने वाली सामग्री, इसके लिए एक शब्द क्या है? पाथेय। धरती फोड़कर जन्म लेने वाला, उद्भिज। तो अब ये क्या है कि आपको रटना था, अब क्या है कि आपको रटना नहीं है, तो बच गया, टाइम बचा। ठीक है, तो पर्यायवाची विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये पूरी तरह से याद करने वाली चीज़ें थी, इसमें कोई खास तार्किकता नहीं थी और इसमें समय ठीक ठाक जाता था, आपका व्यर्थ जाता था। तो ये चीज़ें जो है वो आयोग ने हटा दी। आयोग को भी लगा कि शायद जो है हम लेखन कौशल पर ज़्यादा जोर दें कि व्यक्ति लिखता कैसा है, ना कि ये कि रट लिया और हम इससे देखें कि जो है कितना ज्ञानी है। तो इस वजह से आयोग ने क्या किया है कि इसको हटा दिया इसमें से। ठीक है, अब ज़रा मैच करते हैं और क्या चीज़, मतलब और क्या चीज़ हटाई है इसमें से। तो जो तीसरा वाला हिस्सा था पहले, निबंध, ये वाला पोर्शन जो निबंध का पोर्शन था, ये पोर्शन आपका हट गया है। इसका मतलब निबंध अब हिंदी के प्रश्न पत्र का हिस्सा नहीं है। किसी और जगह पूछेंगे, निबंध अलग से पूछेंगे, लेकिन हिंदी के प्रश्न पत्र का हिस्सा अब निबंध नहीं है। तो आप उससे भी बच गए हैं, कम से कम हिंदी विषय में तो बच गए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो बचा ही दिया आयोग ने, समय बचा दिया हमारा, हमको निबंध पढ़ना पड़ता था, यहाँ भी निबंध लिखते थे, फिर अलग से भी एक निबंध लिखते थे, तो अब यहाँ से तो हम बच गए हैं, निबंध लिखने से, याद करने से भी बच गए हैं। तो आयोग ने इतना ज़्यादा कृपा कर दी हमारे ऊपर, तो इतनी कृपा नहीं कर दी, थोड़ा सा जो है उन्होंने बढ़ा भी दिया है। ठीक है, बढ़ाया क्या है ये ज़रा देखते हैं। तो क्या बढ़ा दिया है? हालांकि पहले अगर कृपा की बात करें तो कृपा एक और की है। पहले जो आप अनुवाद किया करते थे, वो अनुवाद जो होता था 75 शब्दों का होता था। ये देखिए 75 वर्ड्स का, और उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? 50 शब्द कर दिया गया है। इसका मतलब अब जो अनुवाद वाला पैसेज आएगा वो और छोटा आएगा। ठीक है, यहां पर तो अच्छी बात है ये कि ये घटा दिया है। अब जरा देखते हैं कि बढ़ाया क्या है। तो जो तीनों हिस्से हैं, पहले हिस्से में जरा तुलना कर लीजिए। उपसर्ग पहले भी था, उपसर्ग का टॉपिक अभी भी है। प्रत्यय पहले भी था, प्रत्यय अभी भी है, बस केवल भाषा बदली है। पहले क्या लिखा था कि उपसर्ग या उपसर्गों से शब्दों की संरचना तथा शब्दों में से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक करना। प्रत्यय में कहा गया था कि दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना और शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय पृथक करना। यहां पर क्या कर दिया है? उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्दों में से उपसर्ग एवं प्रत्यय पृथक करना। तो जो दो जगह पर लिखा हुआ था उसको उन्होंने क्या किया है? एक लाइन में लिख दिया है, बस इतना किया। इसके बाद की चीजें जो है वो हटा ही दी हैं। उसके बाद सीधे आ जाइए, देखिए पहला ये हट गया, दूसरा ये हट गया, तीसरा ये हट गया। फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, दिए हुए शब्द युग्म का अर्थभेद। ये चीज ऐसी होती है कि जिसमें आपको दो शब्द ऐसे दिए जाते हैं। देखिए शब्द लिखा हुआ है ना, समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत मतलब सुनने में समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करे। जैसे एक शब्द है शर, एक है सर। शर का मतलब ताला विषय अगर लगाएंगे तो शर का मतलब होता है बाण, और अगर जो है सर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है तालाब। ठीक है, जैसे कलम और कमल, कितना अंतर है जरा सा। प्रसाद, प्रासाद। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसमें क्या करना पड़ता था? दिए हुए शब्द युग्म का अर्थभेद, कि जो दो शब्द हैं उन दोनों के बीच में जो उनके अर्थ हैं उनमें अंतर क्या होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का वाक्यों में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना, ये तो अभी भी पढ़ना है, वही का वही है सिलेबस। उसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये हट गया। अब इसके बाद क्या लिखा है? शब्द शुद्धि, फिर लिखा है वाक्य शुद्धि और फिर मुहावरे। तो यहां पर देखें शब्द शुद्धि अभी भी है, वाक्य शुद्धि अभी भी है, मुहावरा अभी भी है। ठीक है, उसके बाद कहावत या लोकोक्ति, कहावत या लोकोक्ति अभी भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर
पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थ हिंदी पारिभाषिक शब्द, ये वाला पॉइंट अभी भी है। इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बदलाव किसमें हुआ कि संधि का टॉपिक हट गया। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो कि याद करने वाली चीजें थी वो भी हट गई। ये है भाग अ। तो चूंकि कुछ चीजें हटी हैं, इस वजह से आप देखेंगे कि जो 50 अंक का था वो अब जो है कितने अंक का हो गया, 30 अंक का हो गया, क्योंकि 20 अंक का लगभग जो है इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग ब में। भाग ब जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, पिछले सिलेबस में ही ये बात थी कि भाग ब जो होता है वो हमेशा लेखन कौशल को चेक करने के लिए होता है कि आप सही से लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें एक है संक्षिप्तीकरण, जिसको हम संक्षेपण कहते हैं, जिसमें आपको पहले भी 150 शब्द में लिखना था, अभी भी 150 शब्द में लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर पल्लवन था। पल्लवन का मतलब ही होता है कि आपको एक लाइन दी जाएगी और उस एक लाइन को आप पल्लवित करके यानी कि और फैला करके लिखेंगे। तो ये पहले भी था और ये अभी भी है, ठीक उसी तरह से है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस इतना कह दिया गया है कि भाई यहाँ पर 100 शब्द के अंदर लिखना है। ठीक है, अब ये जो है पल्लवन पहले भी 100 शब्द था। ठीक, पत्र लेखन की बात कर लेते हैं जरा। देखिए, पत्र लेखन में पहले है सामान्य कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र और अनुस्मारक। उसके बाद प्रारूप लेखन में है अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति, ये चीजें। अब यही चीज अगर यहां देख लें तो सामान्य कार्यालयी पत्र पहले भी था, अभी भी है। कार्यालय आदेश देख लीजिए, कार्यालय आदेश, ठीक है, पहले भी था, अभी भी है। फिर अर्धशासकीय पत्र पहले भी था, अर्धशासकीय पत्र देखिए लिखा हुआ है, अभी भी है। अनुस्मारक पहले भी था, अनुस्मारक अभी भी है। उसके बाद देखिए अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति। यहां पर अधिसूचना, निविदा, विज्ञप्ति, ठीक है। अच्छा ये कर दिया कि इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति लिख दिया है, वरना अधिसूचना और विज्ञप्ति दरअसल एक ही पत्र हैं, दो अलग अलग नाम नहीं है। एक ही पत्र के दो नाम हैं, अधिसूचना भी और विज्ञप्ति भी। इसलिए अच्छा किया है कि प्रेस विज्ञप्ति लिख दिया। प्रेस विज्ञप्ति अलग चीज है और विज्ञप्ति अलग चीज है, विज्ञप्ति को अधिसूचना कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो पहले भी थी। परिपत्र की बात करें आप तो देखें परिपत्र पहले भी था। तो बात यह है कि फिर बढ़ाया क्या, तो बढ़ाया क्या है, बढ़ाया है एक तो ये बढ़ा दिया प्रतिवेदन या रिपोर्ट, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो कार्यालय ज्ञापन, ये भी एक नया पत्र बढ़ा दिया है। कार्यालय ज्ञापन होता है दरअसल सरकारी जितने भी कार्यालय होते हैं उन कार्यालयों में दैनिक कामों के लिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से होता है। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा आरटीआई, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई में अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय से कोई सूचना मांगता है तो उधर की तरफ से जो उत्तर दिया जाएगा वो कार्यालय ज्ञापन के थ्रू दिया जाएगा। ऑफिस मेमो इसको बोलते हैं, पूरा नाम इसका जो है वो है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बदलाव आप देखेंगे कि नहीं आए हैं, केवल 2 पत्र हैं जो बढ़ गए हैं, अनुवाद में 25 शब्द कम हो गए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक ठाक कमी की गई है पाठ्यक्रम में। अब रही बात ये कि अंक कम हो गए हैं, लेकिन अंक कम हुए हैं तो सबके लिए कम हुए हैं, प्रश्न पत्र ही उतना है। फायदा मिलेगा, इसका मिलेगा फायदा। क्यों? क्योंकि अब हिंदी में आपको अंक जो हैं वो सीधे सीधे मिलेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर 50 अंक जो था वो हो गया 30, और
इसके अलावा जो निबंध था 20 अंक का, ये तो सीधे सीधे ही हटा दिया गया है। तो अब जो अंतर आया है पाठ्यक्रम में वो क्या आया है? अंतर ये आ गया है कि पहले जो पाठ्यक्रम था वो 120 अंक का था, अब वो 120 अंक की बजाय जो है वो क्या हो गया है, वो केवल 90 अंकों का हो गया है। बस इतना ही हुआ है। तो 30 अंक का कम किया गया है। 30 अंक में से 20 अंक जो हैं वो केवल और केवल निबंध के थे जो कम हुआ है। तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग निबंध नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर और दो दो जगह पर लिखना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा क्या है कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर के बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पाठ्यक्रम हो गया है इसमें पहले से ये ज़्यादा बेहतर है। पहले से बेहतर इस अर्थ में है कि अब आपको इतनी चीज़ें याद नहीं करनी है, क्योंकि पहले लिखना भी था और याद भी करना था और दूसरे विषय भी पढ़ने होते हैं। इसलिए मस्तिष्क की एक क्षमता है ना, तो आयोग ने कोशिश ये की है नए पाठ्यक्रम में कि जो याद करने वाली चीज़ें थीं, भाई किसी की स्मरण शक्ति ज़्यादा है, हो सकता है कि वो अच्छा न लिख पाता हो, लेकिन सिर्फ याद किया हुआ है, इस बेसिस पर उसके अंक ज़्यादा आ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बदलाव जो हैं वो सकारात्मक हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से जो आपने पढ़ रखा है, जो आप तैयारी कर रहे थे, उसी तैयारी के हिसाब से आगे चलना है, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं आया। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हो सकता है कि भविष्य में जो है वो किसी और वीडियो के साथ आए। ठीक है, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।